हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच.बी. सिंह एकेडमी पे। हम हरभजन सिंह आप लोगों को आज हम फिज़िक्स का एक डेरिवेशन कराएंगे और जिस डेरिवेशन का नाम होगा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय को हम स्थिर वैद्युतिकी में सिद्ध कराएंगे। दोस्तों देखो कितने इजी वे से आपको दोस्तों आज हम सिद्ध कराएंगे आपको कि शायद आज के बाद आपको दूसरे किसी चैनल पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गॉस की प्रमेय के लिए। बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुने और कॉपी पेन लेके बैठें जिससे कि आप नोट करते चले जाएं साथ में। तो हम देखेंगे यहाँ से स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि इसमें कोई एक बिंदु आवेश होता है दोस्तों, जिससे हम प्लस क्यू मान लें। ये कोई एक प्लस क्यू हमारा बिंदु आवेश है और ये कहाँ पर बिंदु ओ पर मान लेते हैं। ये एक बिंदु ओ है कोई, जहाँ पर हमारा एक आवेश है, जिससे कुछ दूरी पर एक बिंदु हमारा मान लेते हैं एक बिंदु P है। क्या है? P है। जिस बिंदु P से होता हुआ एक एरिया हमने कवर्ड कर लिया। क्या कर लिया? हमने एक एरिया को कवर्ड कर लिया। इस बिंदु P से होते हुए कुछ एरिया को हमने कवर्ड कर लिया इस टाइप से। ये कोई एक एरिया कवर्ड कर लिया हमने, ठीक है। इस बिंदु P पे एक छोटा सा अल्पांश एरिया को ले लिया हमने। इस एरिया को हमने क्या कहा, और इस पूरा जो एरिया हमने कवर्ड किया, इस पूरे एरिया का हमने क्षेत्रफल जो पूरा एरिया मान लिया वो A है। इस पूरा जो हमने बाहर से कवर्ड किया है वो एरिया हमने A मान लिया, यानी कि उसका क्षेत्रफल जो है हमने A मान लिया दोस्तों, ठीक है। इस A के भीतर एक बिंदु P है, वो बिंदु O है, जहाँ पर एक आवेश रखा है बिंदु O पर, क्या? प्लस क्यू आवेश दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इस बिंदु O से एक बिंदु जो हमने P माना था वो कहीं दूरी R पर है। उनके बीच की दूरी क्या है? R है। अब जो बिंदु P है यहाँ से इस एरिया को हमने ऐसे करके कवर्ड किया, यहाँ पर इस टाइप से ये एक एरिया देख लिया हमने। यहाँ जो एरिया इसको हमने कवर्ड किया है, इस एरिया को हमने जो माना है वो DA वेक्टर मान लिया। ये अल्पांश एरिया है। इस अल्पांश दोस्तों, जब भी हम कहीं भी छोटा सा एरिया की कोई एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा एरिया है, उसके एक छोटे से भाग की बात करते हैं तो उसके साथ में हम D लगा लेते हैं, जिससे हमें ये संकेत मिलता है कि इस पूरे एरिया का एक छोटा सा एरिया हमने ले लिया है DA एरिया, ठीक है। तो ये DA वेक्टर है। जिस वेक्टर की तीव्रता जो है वो इस टाइप से बाहर की ओर है। इसकी तीव्रता जो है बाहर की ओर है, E वेक्टर है। क्या है? E वेक्टर। और इस पे जो एक वेक्टर है वो N वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक N है। N का मतलब है यहाँ से जो नंबर ऑफ जो फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्याएं हैं ये, ठीक है। N बता रहा है यहाँ से, N यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो गुजरेगा वो यहाँ से दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में हम इस एरिया को पूरे को के बारे में इसके बारे में हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा एरिया घेर रहा है, थोड़ा सा छोटा सा कर लो जिससे कि जगह कम एरिया में काम हो जाए हमारा, ठीक है। इसको हम कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक एरिया कवर्ड कर रहा है, ठीक है। गॉस की प्रमेय की बात करेंगे तो हमने क्या काम किया, इसकी उत्पत्ति में जो जो काम किए हैं वो आप लिख लो। क्या क्या किया है? एक बिंदु माना बिंदु O। दोस्तों कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु O है। इस बिंदु O पर बिंदु O से R मीटर, बिंदु O से प्लस Q आवेश के कारण आवेश के कारण R मीटर की दूरी। देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रही है, R मीटर की दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता ई वेक्टर है जिसका परिमाण हमें ज्ञात करना है। तो वो परिमाण क्या होगा, ई वेक्टर, जिसका परिमाण ई बराबर निकल के आएगा हमारे पास, परिमाण ई बराबर 1 अपोन, केवल ई है दोस्तों, ठीक है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपोन आर स्क्वायर। दोस्तों इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे यहाँ से और फिर चलेंगे। अतः यहाँ से नई लाइन में देखेंगे, अतः डी ए वेक्टर, देखो डी ए वेक्टर ये एरिया है, डी ए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। क्या होता है हमारा वैद्युत फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण की बात होती तो ये हमारे पास ई वेक्टर आता, लेकिन इतने छोटे से एरिया की बात हो रही है, इससे पहले हम ज्ञात करेंगे। तो इससे ज्ञात करने के लिए इसके साथ डी आ जाएगा, यानी अल्पांश एरिया की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ वेक्टर, इस वेक्टर को हटाएंगे, दिशा को हटाएंगे, तो हमारे पास देखो डी फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू डी ए। जैसे वेक्टर हटा वैसे इसके साथ में कॉस थीटा लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक कोण बन रहा है हमारा, ये बन रहा है थीटा, और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये बन रहा है घन कोण, और इस घन कोण को हम डी ओमेगा लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, डी ओमेगा लिखेंगे। तो यहाँ से इसके साथ में सीधा सीधा लिख जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ये हम कॉस का मान थीटा का मान लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें दिशा का पता लग जाएगा कितना एंगल बना रहा है इससे। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 जो हमने मानी थी उस समीकरण 1 से ई का मान हम उठा के यहाँ पर दोस्तों रख देंगे। तो देखो दोस्तों डी फाई ई बराबर ई वेक्टर का मान हमारे पास में जो है वो है, इसको लिख लो क्यू अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ बच्चा क्यू नहीं पूरा इधर आ गया, आर बच्चा नीचे, तो यहाँ से ये पूरा डी ए है, डी ए कॉस थीटा अपोन में आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखो ये पूरा वैल्यू देखो एक घन कोण बना रहा है, ये क्या है, घन कोण का मान है। तो यहाँ से जो हमारे पास बनेगा वो दोस्तों क्या बनेगा, डी फाई ई बराबर क्यू अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इस पूरी वैल्यू की जगह रख जाएगा डी ओमेगा। क्या रख जाएगा दोस्तों, डी ओमेगा। हम क्या करेंगे, अब सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे। समाकलन क्यों करेंगे, अभी हमने इतने एरिया का निकाला है, हमें पूरे एरिया का निकालना है। पूरे एरिया से कितनी वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो पूरे एरिया से निकालने के लिए हम पूरे का इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करते ही हमारे पूरे एरिया का हमें पता चल जाएगा। तो देखो डी समाकलन होगा फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई का, किसका होगा, डी फाई ई का। देखो डी फाई ई का पूरा ये वैल्यू है, वो पूरा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा उठ के, और ये हो जाएगा हमारे पास में फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन क्यू अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पर जगह कम बच रही है, हम इस जगह को थोड़ा सा यहाँ पे कर ले रहे हैं, ऊपर से रफ कर दे रहे हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ से हमने इसका सर पे, तो देखो क्या होता है दोस्तों, यहाँ
हम देखेंगे जो हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है और जो समाकलन किया जाएगा केवल डी ओमेगा का होगा। तो क्यू अपॉन ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और सरफेस इंटीग्रेशन जो होगा वो डी ओमेगा का होगा। देखो दोस्तों, जैसे ही डी ओमेगा का सरफेस इंटीग्रेशन होगा, जैसे ही समाकलन होगा डी ओमेगा का, तो इसका समाकलन होके जो मान आएगा वो 4 पाई आ जाएगा सीधा सीधा। तो देखो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका समाकलन हो जाएगा 4 पाई। देखो दोस्तों, यहाँ 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो फाई ई बराबर बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट के गुना के बराबर होता है। यही गॉस की प्रमेय कहलाती है। देखो यह गॉस की प्रमेय है, यह गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने बड़े ही इजी वे से समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं हमारे लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, कुछ इससे लाभ हुआ हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमसे जुड़ पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी नया कुछ आएगा हमारे चैनल पे, आपको तुरंत अपडेट मिल जाए, तुरंत ही पता चल जाए। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है HB सिंह एकेडमी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, हम आपसे ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद।